तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के जो बायोलॉजी है उसके 2 मार्क्स को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जितना भी बायोलॉजी में 2 मार्क्स पूछा जाएगा, भले 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, इसी वीडियो से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का क्या परिणाम हो सकता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, ध्यान दीजिए। देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं। अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का काम शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। जो हीमोग्लोबिन का काम है हमारे शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। यह शरीर में हीमोग्लोबिन को कम हो जाता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जो कोशिका को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण व्यक्ति में कमजोरी, जल्दी थकान महसूस होता है। व्यक्ति जल्दी थक जाएगा या तो उसको कमजोरी महसूस होता है। थोड़ा सा काम करने पर सांस फूलने लगता है, हाँफने लगता है, चक्कर आ सकता है। त्वचा पीली पड़ जाती है, जो त्वचा है वो पीला पड़ जाता है। सिरदर्द की समस्या हो सकती है। पढ़ाई के काम में ध्यान लगाना का ज़्यादा कठिनाई होता है, मुश्किल हो जाता है। इसका असर शारीरिक या मानसिक रूप से पड़ सकता है। जो बच्चों में इसका जो शारीरिक या मानसिक विकास में पड़ सकता है, इसलिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का पर्याप्त होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ध्यान दीजिए। हमारे अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हमारे अमाशय में जो अम्ल पाया उसका नाम क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसकी मुख्य भूमिका भोजन को पचाने में सहायता करना है। इसका मुख्य काम क्या है, भोजन को पचाने में सहायता करना है। यह भोजन में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। जो भोजन में जो हानिकारक कीटाणु उसको नष्ट कर देता है, जिससे हमें बीमारियों से बचाव मिलता है। और जब हानिकारक जीवाणु ही नहीं रहेगा तो हमको बीमारी कहाँ से होगी। यह अम्ल प्रोटीन के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करता है। ठीक, जो प्रोटीन को पचाने में जो सक्रिय पेप्सिन होता है उसको सक्रिय करता है। साथ ही यह भोजन को नरम बनाता है। भोजन को नरम बनाता है ताकि पाचन की क्रिया आसानी से हो सके। और इस प्रकार अमाशय का अम्ल का पाचन प्रक्रिया में सही ढंग से चलाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन बोला है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, ध्यान दीजिए। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। देखिए, हमारे शरीर में वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। मेन कहाँ पर, छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन मुख या अमाशय में बहुत कम होता है। छोटी आंत में यकृत जो लीवर है से निकलने वाला जो वसा पित्त रस को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। जो निकलने वाला जो पित्त रस है वो वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को इम्लिशीकरण कहते हैं। इसमें वसा का पाचन आसानी से हो जाता है। इसके बाद अग्नाशय से निकलने वाला जो लाइपेज एंजाइम वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। यह पदार्थ को आगे चलाकर छोटी आंत की दीवारों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार वसा का पाचन पूर्णतः संभव हो जाता है, मतलब पूरी तरह छोटी आंत में खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोला है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, ध्यान दीजिए। तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई सीधी भूमिका नहीं होती है, क्योंकि यह क्रिया मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। जो हमारा प्रतिवर्ती क्रिया है वो मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में किसी उत्तेजना पर शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है ताकि शरीर को नुकसान से बचाया जा सके। जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसमें तुरंत उत्तेजना इसलिए होता है ताकि शरीर को नुकसान से बचाया जा सके। मस्तिष्क को इस क्रिया की जानकारी बाद में मिलती है। जो दिमाग है, जो माइंड है, उसको इसकी जानकारी बहुत बाद में मिलती है। इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रिया तेज और स्वतः होता है क्योंकि इसमें मस्तिष्क शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ध्यान दीजिए। द्विखंडन में एकल कोशिका 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है।
जो द्विखंडन जो जनन है उसमें जो जो कोशिका है वो दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया सरल और तेज होती है। तो द्विखंडन मुख्यतः बैक्टीरिया अमीबा जैसे जो एक कोशिका जीव होता है उसमें होती है। तो इसमें केवल दो नए कोशिकाएं बनती है और नए कोशिका मूल रूप से समान गुणधर्म रखती है, उसका गुण समान होता है। वहीं बहुखंडन में एक एकल कोशिका कई भागों में विभाजित होकर एक साथ नए कोशिका बनाती है। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। ये जो प्रक्रिया थोड़ा जटिल होता है, मुख्य रूप से प्रोटोजोआ तथा प्लाज्मोडियम में होता है। बहुखंडन में एक बार में नई कोशिकाएं बनती है, कई नई कोशिकाएं बन जाती है जो मूल कोशिका की तरह ही जीवित और क्रियाशील होती है। इस प्रकार द्विखंडन बहुखंडन में मुख्य रूप से अंतर यह पाया जाता है कि बहुखंडन में अलग अलग बहुत ज्यादा टुकड़ा हो जाएगा और द्विखंडन में दो ही टुकड़ा होता है। छह में क्वेश्चन बोला है पोषक स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला में द्वारा समझाइए। ध्यान दीजिए, पोषक स्तर किसी जीव का भोजन श्रृंखला में स्थान होता है। जो भोजन श्रृंखला उसमें उसका कौन सा स्थान है और यह बताता है कि वह जीव किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है। तो जीव वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है। भोजन श्रृंखला में ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचती है। जो भोजन की जो आहार श्रृंखला है उसमें ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचता है। देखिए उदाहरण के लिए क्या बोला है, घास को खाएगा कौन, खरगोश, खरगोश को खाएगा मेंढक, मेंढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा बाज। इसमें घास पहला पोषक स्तर है क्योंकि यह सूर्य की ऊर्जा में अपने भोजन का निर्माण करता है। खरगोश दूसरा पोषक स्तर है जो घास खाता है। मेंढक तीसरा पोषक स्तर है जो खरगोश या अन्य छोटे जीवों को खाता है। ठीक है, चौथा सांप, चौथा जो पोषक स्तर है तुम्हारा कौन है, सांप है। और बाज पांचवा स्तर है। इस तरह प्रत्येक पोषक स्तर ऊर्जा और भोजन के आधार पर निर्धारित रहती है। अगला क्वेश्चन बोला है प्रतिवर्ती क्रिया है वो प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। ध्यान दीजिए, प्रतिवर्ती क्रिया वह स्वतः और तेज प्रतिक्रिया होती है जो किसी हानि या उत्तेजना से शरीर को बचाने के लिए होती है। इसमें मस्तिष्क शामिल नहीं होता है और प्रतिक्रियाएं तुरंत होती है। उदाहरण, हाथ को आग से हटाना, आंखों में धूल पड़ने पर पलक झपकना, अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए कोई कीड़ा आपका आंख के द्वारा अपने आप बंद हो जाएगा। ये हो गया प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती चाप क्या है, देखिए प्रतिवर्ती चाप वह मार्ग है जिसके द्वारा उत्तेजना के संकेत तंत्रिका तंत्र में जाकर मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचते हैं और प्रतिक्रिया होती है। इसमें संवेदी तंत्रिकाएं, मेरुरज्जु और मोटर तंत्रिकाएं शामिल होती है। अगला क्वेश्चन बोला है कि रक्त क्या है, रक्त के दो कार्य लिखिए। रक्त शरीर में बहने वाला लाल रंग का एक तरल उत्तक है। रक्त क्या है, एक तरल उत्तक है लाल रंग का। शरीर के सभी भागों तक पोषक तत्व, ऑक्सीजन तथा हार्मोन पहुंचाता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, रक्त के दो मुख्य कार्य ध्यान दीजिए। पहला काम क्या बोला है, पोषक तत्व और ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, जो करता है पोषक तत्व और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ध्यान दीजिए किस प्रकार। ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाती है। जो रक्त है शरीर की कोशिकाओं तक भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाती है। रोगों से सुरक्षा, ध्यान दीजिए रोगों से सुरक्षा किस प्रकार करती है। रक्त में सफेद रक्त कोशिकाएं मतलब WBC और एंटीबायोटिक में जो प्लेटलेट्स वगैरह करती है वो शरीर को संक्रमण से बचाती है, मतलब उसको बीमारी से बचाता है। अगला क्वेश्चन बोला है पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। पोषण क्या है, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व ग्रहण करता है। जो खाना खाते हैं ऊर्जा के लिए या तो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, मेरा क्या है पोषण हो जाएगा। और उसका उपयोग अपने वृद्धि, मरम्मत वगैरह वगैरह में करते हैं। ठीक है, अब कहीं कोशिका की मरम्मत होगी। सभी जीवों में जीवित रहने के लिए, विकास के लिए पोषण है। ठीक है, जो सभी जीवों के लिए जीवित रहने के लिए और विकास के लिए पोषण आवश्यक होती है। सब पोषण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। स्वपोषण वह प्रकार है, मतलब पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव खुद अपना भोजन बनाते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ और घास सूर्य की ऊर्जा की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है, वो हो जाएगा स्वपोषण। विषम पोषण में क्या होगा, जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी और वस्तु पर निर्भर रहता है, उसका बनेगा विषम पोषी। अगला क्वेश्चन बोला है और लास्ट क्वेश्चन, चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख समरूप अंग होते हैं कैसे। ध्यान दीजिए,
चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख समरूप अंग है क्योंकि दोनों का संरचना और मूल एक समान है। मूल अंग समान है। दोनों के पंख हड्डियां, मांसपेशियां और त्वचा से बनी होती है। दोनों का जो संरचना और मूल तो एक समान होती है। दोनों के पंख में हड्डियां होती है, मांसपेशियां और त्वचा होती है और उड़ने के लिए मदद करती है। हालांकि उनका रूप और बनावट थोड़ा सा भिन्न होता है। पक्षियों के पंख में पंख होते हैं जबकि चमगादड़ के पंख में झिल्ली एकदम क्या होता है, एकदम पतला झिल्ली से बना होता है। फिर भी दोनों को सामान्य संरचना, ढांचा और कार्य एक समान होता है, इसलिए इन्हें दोनों क्या समरूप अंग कहा जा सकता है। ठीक है, आज हमारा बायोलॉजी की शुरुआत हो चुकी है 2 मार्क्स का। फिर अभी तुरंत कुछ समय बाद आपको 3 मार्क्स अपलोड हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद 5 मार्क्स अपलोड हो जाएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 6238486909 में कॉल करके या तो मैसेज करके आपको इसका पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। 6238486909। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का 3 मार्क्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।